हेलो बच्चा पार्टी लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो ये हमारा आनुवंशिकता पार्ट 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे क्या मेंडल जी ने जो तीसरा नियम दिए थे वो पार्ट 2 में हमने 2 नियम उनका पढ़ लिया और समझ भी लिए। अब हम लोग पढ़ते हैं तीसरा नियम उन्होंने क्या दिया था। तो इनका जो तीसरा नियम है उस तीसरे नियम का नाम था क्या? स्वतंत्र विन्यास का नियम। नियम आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि बताइए कि मेंडल जी ने जो तीसरा नियम दिया था उस तीसरा नियम का क्या नाम था? तो आप याद रखना बच्चा, क्या? स्वतंत्र विन्यास का नियम। क्लियर? अब ये स्वतंत्र विन्यास का नियम क्या था तो ध्यान से समझिए। इस स्वतंत्र विन्यास के नियम के अंतर्गत मेंडल जी ने बताया था क्या कि किसके कारण कोई बच्चा मतलब मादा में जन्म लेती है यानी कि लड़की बन जाती है, कोई बच्चा का जन्म होता है तो उसका जन्म वो लड़का में हो जाता है। लिंग निर्धारण के बारे में बताए थे उन्होंने आनुवांशिकता के तीसरे नियम में, जिसका नाम पड़ा था स्वतंत्र विन्यास का नियम। क्लियर? तो इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे कि लिंग निर्धारण किस प्रकार होता है, यानी कि क्यों कोई बच्चा लड़की बन जाती है, कोई कोई बच्चा लड़का बन जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा है एक आनुवांशिक लक्षण का प्रभावी गुण दूसरे के प्रभावी गुण से नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकता है। मतलब क्या है? अप्रभावी गुण क्या हुआ, प्रभावी गुण क्या हुआ? प्रभावी गुण वो हुआ जिसे हम अपने आंखों से देख सकते हैं। जैसे कि मान लो हम देखने में कैसे पतले हैं तो आप मेरा प्रभावी गुण देख रहे हो कि दीदी कैसी है, पतली है। लेकिन हो सकता है मेरे अंदर एक और गुण हो, क्या? मोटापे का गुण, जो उभर कर बाहर नहीं आया, उसको दबा दिया गया और पतला वाला जो गुण था वो क्या हुआ, उभर के बाहर आ गया। क्लियर? तो जो हमारे आंखों से हमको उसका गुण दिखाई पड़े, उसका लक्षण दिखाई पड़े, उसे बोलते हैं प्रभावी गुण। और जो गुण हम में है लेकिन दिख नहीं रहा है, पता नहीं चल रहा है, वैसे गुण को बोलते हैं अप्रभावी गुण। क्लियर? तो इन्होंने कहा कि ये जो लक्षण होता है प्रभावी गुण और दूसरों के प्रभावी गुण से नहीं बल्कि अप्रभावी गुण से भी मिल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लो आप में 2 गुण है, एक तो आप लंबे भी है, इसी में आपका एक बौनेपन का भी गुण है, लेकिन आप दिखने में हो गए लंबे। तो जरूरत नहीं है कि आपके जो संतान होंगे, आपके जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। हो सकता है क्या कि ये लंबे भी हो जाए, या हो सकता है क्या कि ये बौने भी हो जाए। तो वही मेंडल जी ने कहा था कि जरूरत नहीं है कि अगर आपका प्रभावी गुण है कि आप लंबे हो तो आपका जो दूसरा संतान आएगा उसका गुण क्या होगा कि वो भी लंबे हो, क्योंकि आप में एक अप्रभावी गुण भी छुपा हुआ है बौनेपन का। तो हो सकता है आपका जो संतान हो वो कैसा हो सकता है, बौना भी हो सकता था। इसी को मेंडल जी ने तीसरा नियम दिया। फिर क्या लिखा कि एक का अप्रभावी गुण, यानी कि जिनका जो गुण छुपा हुआ है वो दूसरे के छुपे हुए गुण से नहीं प्रभावी गुण से भी मिल सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आपका जो दिखने वाला गुण है, आपका जो लक्षण है वो भी मिल सकता है, या चाहे तो आपका जो बौनेपन का गुण है जो दिखता नहीं है वो भी मिल सकता है, या जो दिखता है और जो उनमें भी दिखता है वो वाला भी मिल सकता है। कहने का मतलब प्रभावी गुण से प्रभावी गुण भी मिल सकता है, प्रभावी गुण से अप्रभावी गुण भी मिल सकता है। इसी को इन्होंने ऐसे लिख दिया। तो उम्मीद करती हूँ ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं लिंग निर्धारण। बाबू लिंग निर्धारण में यहाँ पे देखिए तो मैंने लिखा क्रोमोसोम। सबसे पहले आपको समझना है कि क्रोमोसोम क्या होता है, क्योंकि ये जो लिंग निर्धारण का जो काम है इस सब में सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो है ये क्रोमोसोम का ही होता है। क्रोमोसोम के कारण ही कोई बच्चे लड़के में जन्म लेते हैं तो कोई बच्चे लड़की में जन्म लेती है। क्लियर? तो ये क्रोमोसोम जो होता है डीएनए और प्रोटीन के मिलने से एक धागे जैसी संरचना होती है, वैसा होता है। इनका काम होता है कि आप में जो गुण है वो आने वाली आपकी पीढ़ी यानी कि आपके आने वाली जो संतान है उनमें भी आपका और आपकी जो पार्टनर है या आपके जो पार्टनर है उनका गुण आपके संतान में ले जाने का काम किसका होता है, क्रोमोसोम के। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि एक मनुष्य में कितने क्रोमोसोम होते हैं, तो आप याद रखना एक मनुष्य में कुल 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने? 46 क्रोमोसोम। बट लिंग निर्धारण का एक इसमें से अलग निकल जाता है। क्लियर? तो अब अगर एक अलग निकलेगा, एक नहीं मतलब 2 मान लो इसको, 2। तो लड़का में अगर निकलता है तो लड़का में एक एक्स निकलता है और एक वाई। अब गिनो तो 1 2, तो जब इसमें से 2 चला गया बाबू तो ये कितना बचा, ये तो बचा हमारा 44। तो यानी कि एक मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या अगर आपसे पूछे तो बोलिएगा 46, लेकिन अगर जोड़े में पूछे तो बोलिएगा क्या, 23। लेकिन अगर पूछे कि लिंग क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है तो 2।
कितनी होती है 2। ये सब ऑब्जेक्टिव बेस से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में लेके चलिए। अब यहाँ मैंने लिखा मनुष्य में 23 जोड़े क्रोमोसोम होते हैं। जोड़े का मतलब तो आपको पता ही है, जो मतलब मान लो आपका 50, कोई संख्या 50 है तो उसको आधा आधा बांट दिए तो क्या हो गया 25, 25 इधर 25 इधर। इसी को जब आपस में मिला दिए तो उसको बोल देंगे कितना जोड़ा हो गया 25 जोड़ा। जोड़ा का मतलब होता है उसी के जैसा एक और। तो यही यहाँ पे लिखा गया कि मनुष्य में कितने जोड़े क्रोमोसोम पाए जाते हैं, तो 23 जोड़े। 23 जोड़े का मतलब एक तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, एक और इसी में 23 होगा, और जब आप इस दोनों 23 को जोड़ोगे तो आपको कितना मिल जाएंगे 46 क्रोमोसोम। क्लियर। अब देखो यहाँ पे 22 क्रोमोसोम तो एक ही प्रकार के होते हैं, कहने का मतलब इनमें जो क्रोमोसोम होता है उसमें से 23 जोड़ा होता है, तो 23 जोड़ा में से जो 22 जोड़ा क्रोमोसोम है वो एक प्रकार का ही होता है। लड़का में हो तब, मतलब स्त्री में हो तब, या पुरुष में हो तब, दोनों में एक प्रकार ही क्रोमोसोम होते हैं। लेकिन एक जोड़ा ऐसा होता है जो लिंग निर्धारण का काम करता है, जिसको बोलते हैं एक्स एक्स या एक्स वाई, जिसको हम लोग जोड़ा में बोल देते हैं। बाबू मैंने बताया यहाँ क्या कि दो वो अलग होता है, तो इसी को जोड़ा में लिखेंगे तो ये एक हो जाएगा कि नहीं। तो अगर आपसे पूछेगा कि लिंग क्रोमोसोमों की संख्या कितनी है, अगर संख्या पूछे तो आप बोलना 2। लेकिन अगर पूछे कि मनुष्यों में लिंग निर्धारण जो क्रोमोसोम होती है उनकी संख्या कितने जोड़ों में होती है, अगर जोड़े का चर्चा करे तो 1 बताना, लेकिन अगर संख्या की चर्चा करे तो 2 बताना। तो उम्मीद है ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे देखिए एक प्रकार के होते हैं, और जो 22 जोड़े एक प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं उनको बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। इसको ऑटोसोम भी आप याद रख सकते हो। आपसे पूछा जाएगा 2 नंबर में ऑटोसोम क्रोमोसोम किसे कहते हैं, तो आप बोलना एक मनुष्य के शरीर में 22 जोड़े क्रोमोसोम एक प्रकार के ही होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं ऑटोसोम क्रोमोसोम। क्लियर। और जो हमारा यहाँ पे 22 जोड़ा तो निकल गया, 22 निकल गया, यानी कि हमारा इधर कितना जोड़ा बच्चा, सॉरी हाँ 22 निकल गया, तो कितना जोड़ा, एक जोड़ा बचा। तो जो एक जोड़ा बचता है ना, इस एक जोड़े को बोलते हैं लिंग क्रोमोसोम। इनका नाम लिंग क्रोमोसोम क्यों पड़ा, तो इनका नाम लिंग क्रोमोसोम इसलिए पड़ा क्योंकि इन्हीं के कारण कोई बच्चा जो होता है लड़की में जन्म ले लेती है, तो कोई बच्चा होता है जो लड़का में जन्म ले लेता है। क्लियर। तो उम्मीद करती हूँ इतना समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं ये देखने की लिंग क्रोमोसोम जो होता है वो कैसे बढ़ता है, कैसे कन्वर्ट होता है, किस प्रकार से कोई लड़की हो जाती है, किस प्रकार से कोई लड़का हो जाता है। तो आइए अब हम लोग वो देखते हैं। वो तो हम लोग देख लिए। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा 2 नंबर में लिंग निर्धारण, तो आप शॉर्ट फॉर्म में बताना। लेकिन अगर 5 नंबर में पूछे ना, तो अभी जो मैं डायग्राम बना रही हूँ वो डायग्राम के साथ आप उनकी व्याख्या लिखना। व्याख्या मतलब क्या, उसका पूरा डिटेल्स लिखना कि किस प्रकार से कोई लड़की में जन्म ले लेती है, कोई लड़का में जन्म ले लेता है। तो आइए इसको समझते हैं लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो लिंग निर्धारण के लिए सबसे अभी मैंने आपको बताया कि किसी भी मनुष्य में क्रोमोसोमी की संख्या कितनी होती है, तो 46 होती है। मान लो अगर ये पुरुष है, अभी आपको अच्छा से समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और पुरुष जो होता है ना, उनमें जो एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम पाया जाता है, मैंने बताया वो एक एक्स होता है और एक वाई। तो अगर इसमें से 2 चला जाए तो ये कितना बच जाएगा 44। क्लियर। तब तो 44 ये और एक 45 और एक 46, यानी कि एक पुरुष में या एक मनुष्य में क्रोमोसोमों की संख्या कितनी होती है, तो 46। तो ये है हमारा क्या, पुरुष। अब हम लोग देखते हैं स्त्री। ये ध्यान में रखिएगा, ये जो मैंने एक्स और वाई लिखा ये आप ध्यान में रखना, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि पुरुष में कौन से क्रोमोसोम होती है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा एक्स और वाई। और स्त्री में क्या होता है, स्त्री में भी 46 होता है, लेकिन अगर इसमें से 2 लिंग में चला जाए तो इन दोनों में एक्स एक एक्स। लड़की जो स्त्री होती है उसमें एक्स एक्स क्रोमोसोम होती है, और लड़के जो होते हैं पुरुष जो होते हैं उनमें एक्स और वाई। तो इसमें से भी 2 चला गया तो ये कितना हो गया 44। देखिए 44, 45 और 46 मिल गया हमारा क्रोमोसोम। अब जब इन दोनों का आपस में संबंध बनेगा, निषेचन होगा, क्रिया होगा, जनन का जब प्रक्रिया स्टार्ट होगा, तब क्या होगा, इसको हम मिलाएंगे इससे। तो जब इस एक्स से, क्लियर, ये एक्स मिलेगा तो होता ये है कि इनका जो 44 क्रोमोसोम होता है ना, तो उसमें से 22 इसको देते हैं। तो इधर से 22 दे दिया, क्लियर, और फिर इसमें से भी 22 आ गया इसमें, तो हमारा मिला कितना 44। ये 44 ध्यान से समझते चलिएगा, 44 हो गया। और देखो एक एक्स ये गया यहाँ से मिला, और ये जाके जो मिला किससे मिला है, फिर एक्स से मिला, तो 2 एक्स हो गया।
क्या, 2 एक्स। अब जब आप इस दोनों को जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 46। तो यानी कि जब ये 2 एक्स मिला, दोनों में से एक्स एक्स ही मिला, तो ये 110% हो गया कि इसमें अगर वाई लग जाता ना तो ये लड़का हो जाता है, लेकिन इसमें क्या लगा है, एक्स एक्स, यानी 2 एक्स ही लगा, यानी कि ये जो बन के निकलेगी, यानी कि जब इस बच्चा का जन्म होगा तो ये क्या होगी, लड़की होगी। क्लियर। अभी तो मात्र एक से एक मिला, और फिर इसी एक्स से जब हम इसको मिलाएंगे, फिर इसी एक्स से ये वाले एक्स को मिलाएंगे, तो फिर इसमें से 22 जाएगा, और इसमें से भी आधा 22 इसमें आएगा, आया, तो ये बन गया कितना, 44 प्लस, देखो एक एक्स ये और फिर एक एक्स ये, यानी कि कितने एक्स, 2 एक्स, यानी कि फिर इसमें क्या मिला है, इसमें वाई आया क्या, वाई नहीं आया, यानी कि ये फिर क्या बन गई, फिर जन्म होगा जिस बच्चा का वो क्या निकलेगी, लड़की निकलेगी। क्लियर। अब देखो, अब हमारा जो है ये एक्स से तो हो गया, अभी वाई वाला बचा हुआ है, तो फिर जब हम इस वाई से इस एक्स को फिर मिलाएंगे, तो अब हमारा क्या होगा, 22 इसका जाएगा क्रोमोसोम और 22 क्रोमोसोम इसका जाएगा, तो हो जाएगा 44। और देखो ये वाई था, यानी कि ये वाई, और इधर से तो एक्स गया है, तो एक्स, यानी कि जब अब इसका जन्म होगा तो ये क्या बन के निकलेगा, लड़का। क्लियर। अब एक और बचा, इस वाई से इस एक्स को मिलाना, क्या करना रहता है ना, ये देखना, इससे एक बार इसको मिला, फिर इस वाई से एक बार इसको मिला दो, बस बन गया। फिर इसी वाई से हम क्या करेंगे, इस एक्स को मिलाएंगे, तो फिर इसका 22 क्रोमोसोम इसमें जाएगा, और फिर इसमें का भी 22 क्रोम इसमें जाएगा, तो ये हो जाएगा 44 प्लस, यहाँ से तो वाई गया तो ये वाई, और यहाँ से तो बेचारी एक्स ही निकली, यानी कि इसमें भी वाई आ गया, यानी कि ये भी जो बन के निकलेगा क्या निकलेगा, लड़का। तो इससे क्या हमको स्पष्ट हो रहा है कि ये जो एक्स एक्स और एक्स वाई होता है, इसी के खेला के कारण क्या होता है, कोई बच्चा लड़का बन जाता है, कोई बच्चा लड़की बन जाती है। क्लियर। तो आप ध्यान से देखो, तो जब इस दोनों ने आपस में क्रिया किया, जनन प्रक्रिया, तो क्या इनके 2 संतान हुए, जो लड़की हुई, और जो 2 संतान हुए वो लड़का, यानी कि इनके कुल 4 संतान हुए, जिसमें से 2 लड़की और 2 लड़का। कैसे हुए, तो जब इनका क्रोमोसोम आपस में साझा हुए हैं, अगर उस क्रोमोसोम में एक्स एक्स के जगह एक्स में वाई चला जाता तो क्या हो जाता, वो लड़का हो जाता, लेकिन जब एक्स में एक्स ही जाता है, मिलता है, तो क्या हो जाती है, लड़की। आप लोग के गांव में कहा जाता है, शहर में भी अभी कहा जाता है कि औरत होती है, जो स्त्री होती है, उसमें दोष होता है जिसके कारण लड़कियां होती है, स्त्री में कोई दोष नहीं होती, क्योंकि देखो ध्यान से, या स्त्री में तो पहले से ही एक्स पाया जाता है, जो है वो तो लड़का में है ना, एक्स वाई। अब लड़का में से जाएगा स्त्री में, तभी तो ये दोनों मिलके एक्स वाई बनेगा। अगर लड़का में का एक्स जाएगा इसमें, तो ये तो लड़की ही बनेगी, क्योंकि लड़की में तो पहले से ही एक्स एक्स है, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं है। ये अगर ये एक से यहाँ पे वाई है, वाई मिलेगा तब तो वो लड़का बनेगा। इसीलिए आपसे पूछा जाएगा कि स्त्री का लिंग निर्धारण क्रोमोसोम क्या होती है, तो आप बोलना एक्स एक्स, और लड़का का लिंग निर्धारण क्रोमोसोम क्या होता है, तो एक्स वाई। तो उम्मीद करती हूँ ये जो लिंग निर्धारण है आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। 5 नंबर चाहिए तो ये डायग्राम वहां पे चिपका कर जरूर आना। क्लियर। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। तो अब हम लोग देख लेते हैं जैव विकास के बारे में। जैव विकास क्या था। हालांकि जैव विकास जो है मतलब जीवों का विकास होना, जीवों का फैलाव होना, उनका जो जीवन है पृथ्वी पर उनमें परिवर्तन होना, ये सब क्या कहलाता है, जैव विकास। और इससे रिलेटेड एक वैज्ञानिक ने इनकी खोज की, इनके बारे में सिद्धांत दिया। हालांकि वो वैज्ञानिकों ने नहीं माना, बहुत दिन के बाद उनकी मान्यता मिली। तो आइए देखते हैं इसको क्या है। पृथ्वी पर वर्तमान जटिल प्राणियों का एक विकास प्रारंभ में पाए जाने वाले सरल प्राणियों में पारिस्थितिक और वातावरण के अनुसार होने वाले परिवर्तन के कारण हुआ। कहने का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जब शुरू में प्राणी हुए ना, उसमें बहुत सरल प्राणी थे, मतलब उनको ज्यादा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, उनके अनुसार, उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी जटिलताएं, उनकी जो जीवन थी उनमें परिवर्तन आने लगा। ठीक है। सजीव जगत में इसी परिवर्तन को क्या बोला गया, जैव विकास। यानी कि पहले इनका जो जीवन था बहुत सरल था, लेकिन धीरे धीरे इनकी आवश्यकताएं बढ़ी, धीरे धीरे इनमें परिवर्तन हुए, धीरे धीरे इनका विकास होने लगा। इसी के सम्मिलित रूप को बोल दिया गया क्या, जैव विकास। अब आप यहाँ पे देखिए तो एक छोटा सा टॉपिक मैंने लिखा है, जीन कोश। जीन कोश क्या है, जीन कोश कहने का मतलब कोई एक पीढ़ी के बहुत सारे वंशज है, मतलब वो एक ही कैटेगोरी के, जैसे कि मान लो आप हुए तो आपसे पहले आपके पापा, आपके पहले
उन आपके दादा, दादा से पहले आपके परदादा, परदादा से पहले उनके पापा ऐसे करते-करते क्या वो सब एक ही कैटेगरी के थे ना, तो उनके अंदर सब में एक ही तरह का जीन होगा, उनका जीन उसमें, उनका जीन उसमें, ऐसे परिवर्तित होता जाएगा। तो वही जो एक ही प्रकार के श्रेणी को एक ही पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आए, वैसे जीन को बोलते हैं क्या? जीन कोष। क्लियर? तो वही यहाँ पे मैंने लिखा किसी में विशेष आबादी, आबादी मतलब क्या? जो पहले छोटा-सा था वही फैल के अब बड़े हो गए। में स्थित समस्त जीन कोष यानी कि उनका जो पीढ़ी दर पीढ़ी था सब में एक ही प्रकार का जो जीन होता है उससे उसमें करते-करते आता है ना, तो वैसे जीन को बोलते हैं क्या? जीन कोष। क्लियर? अब आगे देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटा-सा लिखा है यही कि जैव विकास की मान्यता नहीं मिली थी कब? तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक ने, ये याद रखिएगा, जेवी ले मार्क आपसे पूछ सकता है जैव विकास के बारे में बताइए तो आपको बताना पड़ेगा। जेवी विलियम मार्क के उपार्जित लक्षण, अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि उपार्जित लक्षण क्या होता है, तो नेक्स्ट वीडियो जो मैं लाऊंगी वो लाऊंगी कि उपार्जित लक्षण क्या होते हैं, अभी आप देखते चलिए। और रॉबर्ट डार्विन के प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जीवों के विकास को ही सबसे पहले जैव विकास को वैज्ञानिक मान्यता मिली, यानी कि पहले इनको नहीं मिला था। जब जेवी लेमार्क और ये डार्विन, रॉबर्ट डार्विन के चुनाव प्राकृतिक के बाद क्या हुआ कि जैव विकास को वैज्ञानिक मान्यता मिली, वैज्ञानिकता में शामिल किया गया कि हाँ जैव विकास भी होता है। तो उम्मीद करती हूँ इतना आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको और अभी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर ले ताकि वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड धन्यवाद।